11 मई। मैंने काव्या को फ़ोन लगाया। हाय अनंत, उसने फ़ोन उठाते ही कहा। कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? अरे बताओ तो। नहा रही हूँ डफर। लड़कियाँ अपने फ़ोन का साथ कभी नहीं छोड़ती क्या? मुझे आधे घंटे में स्टूडेंट मॉल पर मिलो, मैंने कहा। आर यू मैड? आधा घंटा? तुम्हें पता भी है मटियारी चौराहे पर कितना ट्रैफिक होता है और तैयार होने में भी बहुत टाइम लगता है, यू नो डैट? अच्छा 45 मिनट, मैंने कहा। ओके, 1 घंटा, डन। उसने अपना फैसला सुनाया। नाउ बाय, अब मुझे नहाने दो। फ़ोन डिस्कनेक्टेड। 1 घंटे बाद, शाम 5 बजे। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? काव्या ने अपना हेलमेट रखते हुए कहा। वो समय की पक्की थी। उसने ब्लू जीन्स और रेड टॉप पहन रखा था। टॉप के ऊपर शर्ट और शर्ट के बटन पूरे खुले हुए थे। एवरीथिंग इज ओके ना? नहीं, कुछ भी ओके नहीं है। तुम सुसाइड तो नहीं करने वाले हो ना? उसने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा। अच्छा बाबा सॉरी, अब बताओ क्या हुआ? उसने अपनी चेयर को मेरे नज़दीक किया। मैंने आंचल से हुई सारी बातें उसको बताई। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल शांत रही। तो तुम क्या करने वाले हो? मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मतलब? उसने चौंकते हुए कहा। परसों उसका बर्थडे है और मैं उसका पूरा दिन स्पेशल बनाना चाहता हूँ, सरप्राइज से, मैंने कहा। हाँ, जैसे वो तुम्हारे सरप्राइज से खुश हो जाएगी ना? नहीं, पर अगर वो सरप्राइज पंकज ने दी हो तो? क्या? मैं समझी नहीं। उसने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। देखो, उन दोनों की आपस में बात नहीं हो रही है और आशीष से खुश नहीं है। अगर उसे उसके बर्थडे पर पंकज के नाम से सारे गिफ्ट मिले तो उसका दिन स्पेशल हो जाएगा। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, मैंने काव्या को अपनी प्लानिंग बताई। और पंकज? उसे मैं बाद में संभाल लूँगा। जाएगा कहाँ, खोज कर निकाल लूँगा साले को। वो कैसे मेरी आशिक का दिल तोड़ सकता है? आर यू मैड? कहते हुए वो रुक गई। आई नो, आई एम इरिटेटिंग। नो, यू आर सो स्वीट। कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है? मैं ऐसा ही हूँ। प्लीज़, आई नीड योर हेल्प। नो, आई कांट। तुमने वादा किया था कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। उसने अपना मुंह फेर लिया। हाँ, बस लास्ट टाइम प्लीज़, मेरे लिए। मैंने अपनी भोली सूरत पेश की। आखिरकार मेरी भोली सूरत ने काम कर दिया। ओके बट लास्ट टाइम, और उसके बाद तुम उन दोनों के बीच में कभी नहीं आओगे। उसने मुझे उंगली दिखाते हुए कहा। ये मेरे लिए एक धमकी थी। हाँ डन, मैंने कहा। और तुम अपने बाल कैसे रखते हो, चंपू की तरह? उसने मेरे बालों को अपने हाथों से ऊपर किया। स्पाइकी। मैं आशी के बर्थडे को उसका बेस्ट डे बनाना चाहता था। मैं उसे सरप्राइज गिफ्ट देने जा रहा था, वो भी अपने सौतन के नाम से। वो दोनों खुश रहें, मैं बस यही चाहता था। मैंने तय किया कि इसके बाद मैं उन दोनों के बीच कभी नहीं आऊँगा और उन दोनों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊँगा। तो तू चाहता है कि उन दोनों की शादी हो और तू उसमें खाना सर्व करे? साजन ने घूरते हुए कहा। हम कॉलेज के बाहर हाईवे के बाईं ओर बन रहे न्यू कॉम्प्लेक्स के फर्श पर बैठे थे। वहाँ अब भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जल्दी ही वहाँ एक और नई बिल्डिंग शक्ल लेने वाली थी। मैं कई महीनों के बाद अपने दोस्तों के साथ था। मुझे उनकी सख्त ज़रूरत थी। जब आप मुश्किल घड़ी में हो तो आपको अपने सच्चे दोस्तों की ज़रूरत होती है। मैं, अनिरुद्ध, साजन, सैंडी और सूर्य नारायण एक साथ थे। इसी बीच एक नई खबर मुझे मालूम हुई। विशाल कॉलेज छोड़ चुका था।
उसके पापा की पिछले महीने हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, जिसकी वजह से वो जॉब विशाल को मिल गई। ये मेरे लिए एक बेहद दुख की खबर थी। मुझे अफसोस था कि उस घड़ी में मैं उसका साथ नहीं दे पाया। मैं सूर्य नारायण का परिचय अपने सारे दोस्तों से कराया और उन सबको आशी के बारे में सब कुछ बता दिया। हमें हमारे दोस्तों को न चाहते हुए भी सारी बातें बतानी पड़ती हैं ताकि वो हमें अपने सुझाव दे सकें। तू सच में सीरियस है? सोच ले, हो सकता है ये सब करने के बाद वो तुझसे फिर कभी ना मिले। साजन ने मुंह से धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा। हाँ, मैंने सोच लिया है। साजन ने अनिरुद्ध की ओर देखा। मैंने तो इससे पहले ही बोला था, मैं जिस मैटर में पढ़ता हूँ वो कभी सक्सेस नहीं होता, अनिरुद्ध ने धीरे से कहा। अबे छोड़ ना आनंद, जो हो रहा होने दे, हो जाए साले का ब्रेकअप। साजन ने सिगरेट का आखिरी टुकड़ा सैंडी की ओर बढ़ाया। साजन ने सैंडी को भी सिगरेट का आदी बना दिया था। संगति का असर दवा के असर से भी तेज फैलता है। मैंने उसे गुस्से में देखा। यार, तुम लोग लेक्चर देना बंद करोगे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूँ? सूर्य नारायण ने हर बार की तरह कंक्लूजन देना चाहता था। अनंत, आपको जैसा सही लगे वैसा ही करिए। गीता में कहा गया है, जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। साजन सैंडी एक दूसरे को देखने लगे। नारायण जी, ये कलयुग है, स्वर्गलोक से वापस आ जाइए। साजन ने सूर्य नारायण को चिढ़ाते हुए कहा। कुछ अच्छा नहीं होगा। इस एज में वर्जिन लड़कियां मिलना भी बहुत मुश्किल है, साजन ने अपना मत देते हुए कहा, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। आप ये कैसे कह सकते हैं? वर्जिनिटी इज नॉट अ बिग डील। सूर्य नारायण फर्श से उठकर बैठ गया। वो अपनी पैंट पर लगी मिट्टी को साफ करने लगा। मेरे दिमाग में भी आशी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे। मैंने उसे इग्नोर करने की भरपूर कोशिश की। तुम क्या कहना चाहते हो नारायण, कि शादी से पहले वर्जिनिटी का कोई मतलब नहीं होता? अनिरुद्ध भी बहस में शामिल हो गया। It is not matter for me. If I am not a virgin, then how can I accept from her? सूर्य नारायण ने कहा। साजन सूर्य नारायण का मुंह देखता रह गया। क्या बोला बे इसने? साजन ने अनिरुद्ध की ओर इशारा किया। सूर्य नारायण ने अंग्रेजी के ये शब्द काफी जल्दी बोल दिए थे। भैया, मेरी वाइफ भले ही वर्जिन न हो, पर यह बात मुझे कभी न पता चले तो ही अच्छा है। साजन ने अपनी इच्छा बताई। और अगर तुझे बाद में पता चल जाए कि वर्जिन नहीं है तो? अनिरुद्ध मजा लेते हुए पूछा। साजन ने कोई जवाब नहीं दिया। यार, तुम लोग ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हो? मैं उन पर चिल्लाया। मेरे चिल्लाने का एक और मकसद था कि मैं आशी को किसी और के साथ इमेजिन नहीं करना चाहता था। कुछ पल शांति छाई रही। तेरे पास पैसे हैं इतना सब सरप्राइज करने के लिए? साजन पहली बार असली मुद्दे पर आया। मैं चुप रहा। चल ठीक है, कॉन्ट्री कर लेंगे। सैंडी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सैंडी हमेशा शांत और गंभीर रहता था, पर मेरी हेल्प करने में वो सबसे आगे रहता। हम लोग 2-2.5 हज़ार तक कलेक्ट कर लेंगे, सबके 500, सैंडी बोला। हाँ ठीक है, पर मेरी तरफ से 501 यह शुभ होता है, सूर्य नारायण ने कहा। अनिरुद्ध ने भी हामी भर दी। अब सबकी निगाह साजन पर थी। साजन अपना फ़ोन निकाला। उसने किसी को कॉल लगाया। विवेक भाई, कुछ पैसे चाहिए थे यार, बस 2 दिन में वापस कर दूंगा। साजन की वो पुरानी आदत थी। वो एक से पैसे मांगता, फिर अगले दिन किसी दूसरे से पैसे मांगकर पहले को दे देता, और कुछ दिनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहता। थैंक यू यार,
मैंने खुश होते हुए कहा। थैंक यू, अपने पिछवाड़े में डाल लो। अब चल सुट्टा पिला। अब मेरे पास कुछ घंटों का वक्त था। मुझे सरप्राइज़ के लिए सारी प्लानिंग करनी थी। मैं आशी का पूरा दिन स्पेशल बनाना चाहता था। और सबसे ज़रूरी बात, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ थे। मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैंने आंचल को अपने प्लान के लिए कन्विंस कर लिया और आशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने को कहा। मैंने अपने वफादार दोस्तों की लिस्ट बनाई जिसमें आंचल, उसकी दो फ्रेंड अनिरुद्ध, साजन, सूर्य नारायण और सैंडी थे। मैंने आशी के पहले गिफ्ट का प्लान बनाया। उसकी व्हाट्सएप पर कलेक्ट की गई अब तक की सारी फ़ोटो का कोलाज बनवाया और उन सबको एक एल्बम में लगा दिया और उसके साथ एक कैडबरी सेलिब्रेशन चॉकलेट। मैं उन सबको अट्रैक्टिव तरीके से पैक किया और गिफ्ट के ऊपर आशी का नाम पहला लेटर ए सबसे ऊपर और पंकज का नाम का पहला लेटर पी सबसे नीचे लिखा। मैंने सबसे पहला गिफ्ट ठीक 12 बजे रात में आशी के रूम में पहुंचाया, जिसके लिए मैंने अपने फ़ोन पर मैसेज भी टाइप कर रखा था, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। पर मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। मैं उसके लिए अब और इरिटेट नहीं बनना चाहता था। मैंने पहले गिफ्ट के साथ उसे दूसरे गिफ्ट का क्लू भी दिया, जिस पर लिखा था योर फेवरेट कॉफ़ी शॉप एट 7 AM। मेरी धड़कनें तेज चलने लगी। मुझे डर था कि कहीं उसे पता न चल जाए। रात 12:10 पर मुझे मैसेज मिला, मिशन कंप्लीटेड एंड शी वॉज सरप्राइज्ड। मैंने राहत की सांस ली। अब पहले मिशन के बाद इंतज़ार था सुबह के 9 बजने का, जिसके कारण मैं रात भर नहीं सो सका। मैंने अगले मिशन के लिए अपने सज्जन दिखने वाले सूर्य नारायण को फील्ड में भेजा। आशी 9 बजे नेस्कैफ़े के पास आ गई। उसके साथ आंचल भी थी। मैंने सूर्य नारायण को कॉल लगाया। हाँ बोलिए अनंत जी, उसने फ़ोन उठाते ही बोला। भाई, अनंत नहीं पंकज, मैंने दबी आवाज़ में उससे बोला। अब आपके बगल में वो लड़की दिख रही है जिसने कॉलेज ड्रेस पहन रखा है, बिल्कुल क्यूट सी, जिसकी छोटी सी गोल आँखें हैं और लंबे बाल। उसे समझा ही रहा था कि उसने बिना कुछ सुने आशी को जाकर गिफ्ट दे दिया। इसमें एक गणेश जी की मूर्ति थी जिसे सूर्य नारायण ने देने को सजेस्ट किया था, जिसके कवर के ऊपर ए और नीचे पी था। मैंने फ़ोन पर सूर्य नारायण को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सुना। सैंडी दूर से DSLR की जूमिंग फैसिलिटी से इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। स्टूडेंट की भीड़ में कोई उसे पहचान नहीं सकता था। आशी खुश लग रही थी। मैंने उसे कई दिनों बाद खुश देखा, पर शायद इस खुशी का कारण पंकज का गिफ्ट था। उसे अगला क्लू मिला, योर फेवरेट लंच टेबल, जहाँ मैं हमेशा आशी से मिलता था क्योंकि वो टेबल उसकी फेवरेट थी, जिसके कॉर्नर पर ओम लिखा हुआ था, जो महादेव के नाम है। वो वहाँ पहुँच गई। मैं भागकर स्टूडेंट मॉल के पीछे वाली गेट की ओर दौड़ा। वहाँ उस टेबल पर पहले से ही मैंने गिफ्ट रखा हुआ था, जिसकी निगरानी में साजन खड़ा था। इस गिफ्ट में एक छोटा सा लॉकेट था जिस पर ए अक्षर बना था और उसके साथ एक बर्थडे कार्ड। इस गिफ्ट के कॉर्नर के ऊपर एस और नीचे एन लिखा हुआ था। इस बार वो थोड़ी असमंजस में लग रही थी। उसने चारों तरफ नज़रें घुमाई। उसने गिफ्ट ले लिया। वो आंचल से बातें करने में व्यस्त हो गई। अचानक उसने साजन को बुलाया। मैं दूर खड़े सब नज़ारा देख रहा था। साजन उसके नज़दीक जाने लगा। मैंने साजन को न जाने के लिए उसे कॉल करने की कोशिश की। मुझे डर था कहीं साजन गुस्से में सब कुछ बता न दे। उसने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चली गई। मैं भागकर साजन के पास गया। मैंने उसे गेट के पीछे खींचा। क्या हुआ? मैंने हाँफते हुए पूछा।
कुछ नहीं, बस वो गुस्से में बोली, किसने दिया है? तो तुमने क्या बोला? बोल दिया साला, पंकज मेरा फ्रेंड है, उसने दिया है तुम्हें देने को। फिर फिर क्या वो खुश होकर चली गई? थैंक गॉड। मैंने एक गहरी सांस ली। वो खुश तो थी ना? मैंने उससे कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ बे, क्यों मरवा रहा है अपनी? कहता हुआ वहाँ से निकल गया। मैंने आंचल को अपने फाइनल प्लान के बारे में बता दिया था। मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बुक कर रखा था, शुगर एंड स्पाइसी, जहाँ उसके बर्थडे केक को रखा गया था और उसके सारे परिचित फ्रेंड को वहाँ इनवाइट किया गया था। बस पंकज के बारे में मुझे अब भी कुछ नहीं पता था। वो लखनऊ के किसी कॉलेज में पढ़ता था, पर मुझे पता था कि मैं उसे कन्विंस कर लूँगा। मैं दोपहर से ही उसे रेस्टोरेंट को सजाने में लगा था। मैं चाहता था कि उसकी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज हो। मैं बस उस चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। काव्या को मैंने लास्ट सरप्राइज के लिए बता रखा था, जो वो पार्टी के बाद लाने वाली थी। उसमें आशिक का फेवरेट ड्रेस था। उस डायरी में लिखी गई उसकी दूसरी ख्वाहिश, जिसे उसने अपना डांस परफॉर्मेंस के दिन पहनना था। मैंने आंचल को मैसेज करके सब कुछ समझा दिया और उसे आशी को प्रैक्टिकल के बाद किसी बहाने से वहाँ लाने को कहा। हर सेकंड घंटों की तरह लग रहे थे। मैं उस रेस्टोरेंट को सजाने में लगा हुआ था, जिसमें मेरे सारे फ्रेंड मेरी मदद कर रहे थे, बेशक मुझे गालियाँ देते हुए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं। शाम के 4 बजे मैंने दूर से आंचल और आशी को आते देखा। आशी सफ़ेद सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाजू पारदर्शी थे। मैंने अपनी टीम को एक्टिवेट किया। सब अपने अपने काम में लग गए। सैंडी का काम था पूरे मूवमेंट को कैमरे में कैद करना। सूर्य नारायण और साजन का काम था रेस्टोरेंट के बाहर नज़र रखना कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अंदर ना आ पाए। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध भागता हुआ रेस्टोरेंट के पीछे वाले गेट से अंदर आया। अबे कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ तुझे। मैंने उसके देर से आने का कारण पूछा। अरे यार, आज फिर कॉलेज के बाहर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। इन सालों को इतना बड़ा कॉलेज नहीं दिखता, उसने शिकायत करते हुए कहा। अच्छा, अब जा और मैनेजर को समझा दे और सीधे यहीं आना। मैं अनिरुद्ध को आशी के सामने नहीं भेज सकता था, क्योंकि आशी को शक हो जाता। अचानक रेस्टोरेंट के गेट के पास आकर वो दोनों रुक गई। आशी फ़ोन पर किसी से बातें करने लगी। कहीं पंकज ने तो कॉल नहीं कर दिया? मेरे सारे सरप्राइज पर पानी फिर जाता। मैं बस महादेव से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस गेट की तरफ आने लगी। मेरी जान में अब जान आई। मैं भागकर पीछे रेस्टोरेंट के किचन में घुस गया, जहां वो मुझे नहीं देख सकती थी। आशी कमरे के अंदर दाखिल हुई। आंचल भी उसके साथ थी। मैंने कमरे में अंधेरा कर रखा था। वहाँ कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही आशी रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई, मैंने कमरे की लाइट का स्विच ऑन किया। पूरा रूम उजाले से जगमगाने लगा। चारों तरफ बैलून बिखरे हुए थे और सामने दीवार पर आशी की बड़ी सी फोटो, जिसमें वो शर्माती हुई नज़रें झुकाई हुई थी। वो मेरा सबसे पसंदीदा फोटो था। कमरे के ऊपर लगे साउंड से बैकग्राउंड में सॉन्ग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे का म्यूज़िक चलने लगा। वो मुंह पर हाथ रखे चारों तरफ देखने लगी। उसे ऐसे सरप्राइज़ की कोई उम्मीद नहीं थी। वो पूरी तरह से हैरान थी। मैं किचन के झरोके से उसे देख सकता था। कमरे के बीच में एक टेबल रखा था। उस टेबल पर एक बड़ा सा केक, जिस पर आशी और पंकज लिखा हुआ था। मेरे दिल ने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं अपनी आशी को किसी और का कैसे होने दे रहा हूँ, जिसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता था?
मैं उससे दूर कैसे जा सकता हूँ? पर शायद मुझे उससे दूर होना पड़ेगा क्योंकि वो पंकज के साथ खुश है और उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। इसके बाद मैं उन दोनों की ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा। मैंने आंचल को आशी को देने के लिए एक कार्ड दिया था जिस पर लिखा था, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, सॉरी टू इरिटेट यू मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे मैंने इस पूरे इवेंट के बाद आशी के बैग में चोरी से डालने को कहा था। पर ये क्या, आंचल ने उसे ये कार्ड अभी क्यों दे दिया? कहीं वो फिर से नाराज़ ना हो जाए। मैंने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। मैंने कुछ पल के लिए लाइट ऑफ कर दी और उसके सारे फ्रेंड जो भी पार्टी रूम से बाहर खड़े थे, मैंने उन्हें अंदर जाने को कहा। थोड़ी देर बाद मैंने अंदर से लाइट ऑन की। पूरा रूम हैप्पी बर्थडे से गूंज पड़ा। आसी फिर अपने मुंह को ढके चारों तरफ हैरान होकर देखने लगी। आंचल भी तालियां बजाने लगी। मैंने देखा मेरा कार्ड अभी भी आशी के हाथ में था। वो बहुत खुश थी। शायद अब मेरा सारा काम हो गया जो मैं चाहता था। मेरी आंखों में आंसू थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा पहला प्यार, मेरी खुशियाँ, मेरी जिंदगी सब दूर जा चुके थे। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी आशी मुझसे दूर जा चुकी थी। अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैंने उसे कैसे अपने से दूर जाने दिया, जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता था। मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा, पर आज तो मानो ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब मैं वहाँ से जाना चाहता था। मैं खुद को संभालने की हालत में नहीं था।